हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कामिनी सिंह और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक बार फिर से सैम्पल पेपर क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का। राइट और ये पार्ट 2 होगी वीडियो की, क्योंकि पार्ट 1 में हम ऑलरेडी सेक्शन ए के कुछ 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 1 मार्क क्वेश्चंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन क्लिक करके आप वो वीडियो को देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन फॉर द प्लांट्स, यानी कि वाष्पोत्सर्जन का पौधों में या पादपों में क्या महत्व है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि ट्रांसपिरेशन होता क्या है। तो ट्रांसपिरेशन बेसिकली द रिलीज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है, वेपर की फॉर्म में या फिर वाष्प की फॉर्म में पानी जब बाहर आ रहा है पौधे से, कहाँ से? स्टोमेटा के थ्रू। राइट, स्टोमेटा या फिर रंध्र छिद्र के द्वारा जो भाप के फॉर्म में पानी बाहर आ रहा है उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो यहाँ पर देखिए, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है, मिट्टी से पानी के अवशोषण में मदद होती है और अवशोषित पानी जड़ों से पत्तियों तक जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जाता है। हमें पता है किसके थ्रू पानी ट्रैवल करता है, तो जाइलम के द्वारा, और जो फूड है वो ट्रैवल करता है फ्लोएम के द्वारा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जब ट्रांसपिरेशन हुआ, पानी प्लांट से बाहर निकला, तो क्या होता है, एक तरीके का ट्रांसपिरेशनल पुल, एक प्रेशर बनता है ताकि नीचे जड़ों से पानी ऊपर आ सके और वाटर का बैलेंस प्लांट में बन सके। तो यहाँ से पानी की कमी हुई और उसकी वजह से ही नीचे मिट्टी से पानी ऊपर जाना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। राइट, तो ये था इसका एक काम। ये सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ही आंसर लिखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन है, बीच में अथवा या फिर और लिखा हुआ है, आपको किसी भी एक का आंसर करना है। निम्नलिखित को उनके अभिक्रियाशीलता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है रिएक्टिविटी। यहाँ पर अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं होगी तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना बहुत जरूरी है, एक तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए भी, और जो डिस्प्लेसमेंट वाले, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया में जो कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है कौन नहीं, उसके लिए भी आपको रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शंस हैं आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और जिंक। तो ये रही हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पर सबके नाम दिए हुए हैं। तो सबसे कम यानी कि सबसे ऊपर जो होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। हमें सबसे कम से शुरू करना है, तो हम स्टार्ट करेंगे आयरन, आयरन से ज्यादा जिंक, जिंक से ज्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम और एंड में कैल्शियम। राइट, कैल्शियम इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो इस तरीके से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर बनने वाली गैस का नाम बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एक वर्ड का आंसर है। नेम द गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो अगर हमें जनरल रिएक्शन सारी याद होंगी तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं, मेटल प्लस एसिड, यानी कि धातु प्लस अम्ल क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, यानी कि लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर हमसे सिंपली पूछा है कौन सी गैस, तो हम इसका आंसर लिख देंगे हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर सारी गैसेस, कौन सी गैस निकल रही है या फिर कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, इसके लिए आपको सभी जनरल रिएक्शंस का याद होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि हाइड्रोजन गैस को हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, इसका टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट एडवाइज टू ईट आयोडाइज सॉल्ट ओनली। पहली बात तो ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये है केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से। राइट, जो आपका हार्मोन वाला चैप्टर था उस चैप्टर में से क्वेश्चन है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर आयोडाइज सॉल्ट की क्या जरूरत है, तो हमें पता है ये किस ग्रंथि से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है थायराइड ग्रंथि से। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से ये रिलेटेड है। अब यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन।
थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। दिस हार्मोन रेगुलेट्स फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। ये किस में मदद करता है? हार्मोन वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के उपापचय में मदद करता है। अगर हम आयोडीन सही मात्रा में नहीं खाएंगे तो मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होगा और हमें कौन सी बीमारी होने के चांसेस हैं? गोइटर, राइट, घेंघा रोग होने के आसार हैं हमें। तो इसीलिए हमें अपने नमक को आयोडाइज्ड ही खाना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16, अगले 3 क्वेश्चंस वो इस पर बेस्ड हैं। तो पहले इसे पढ़ लेते हैं। क्या है? 2 स्टेटमेंट्स दी होंगी, एक अभिकथन यानी कि असर्शन और दूसरा दिया होगा उसका रीजन यानी कि कारण, ए और आर। हमें उन दोनों को पढ़ना है और आंसर किस तरीके से करना है? इस फॉर्म में, ABCD की फॉर्म में। ए आंसर कब आएगा? जब दोनों ए और आर सही होंगे और आर जो होगा वो सही एक्सप्लेनेशन होगा ए का। यानी कि अगर हम ए स्टेटमेंट और आर स्टेटमेंट को सही कह रहे हैं तो ये इसका रीजन होना चाहिए, कारण होना चाहिए। तब हम आंसर क्या लिखेंगे? ए। यदि मान लीजिए दोनों सही हैं लेकिन आर जो है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है तो हम ऑप्शन लिखेंगे बी। फिर अगर ए सही है और आर गलत है तो लिखेंगे सी, और अगर ए गलत है और आर सही है तो लिखेंगे डी। अब इसको ध्यान में रखते हुए हमें आंसर देना है ABCD में से। क्वेश्चन नंबर 1, गैलियम यानी कि ये 14वां क्वेश्चन हुआ, 14th क्वेश्चन। गैलियम और सीजियम के कुछ टुकड़े यदि हाथ में रखते हैं तो वो पिघल जाते हैं। गैलियम एंड सीजियम विल मेल्ट इफ वी होल्ड इट इन आवर हैंड, राइट। तो यहाँ पर हमें ये बात पता है कि गैलियम और सीजियम इन दोनों का ही मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर वो सब्सटेंस मेल्ट होना शुरू हो जाता है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है, अराउंड 29 28 डिग्री सेल्सियस। और हमारे हाथ का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी का टेम्परेचर लगभग 32 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली रहता है। तो इसका मतलब हमारे हाथ या बॉडी का टेम्परेचर इससे ज्यादा है। गैलियम और सीजियम हमारे हाथ में रखते ही पिघलना शुरू हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कारण क्या दिया हुआ है? गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही। इसका मतलब हम यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे? ए। हमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ABCD में से एक आंसर देना है तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, इसी का बेसिस पर असर्शन क्या दिया हुआ है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स जो कि दोनों एसिड और बेस की तरह एक्ट कर सकते हैं उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, राइट। हमें ये बात पता है कि मेटल ऑक्साइड्स जितने भी हैं उनका नेचर क्या होता है? बेसिक। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक। लेकिन कुछ ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड्स भी होते हैं जो दोनों की तरह एक्ट करते हैं, इसीलिए हम उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। अब ये दोनों की तरह एक्ट कैसे करते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आपने उसको बेस के साथ मिलाया तो वो एज एसिड काम करके आपको क्या देगा रिजल्ट? सॉल्ट प्लस वाटर, जो कि उदासीनीकरण वाला रिएक्शन अगर आपको याद हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद हो, तो ये रिएक्शन बनता है। अगर आप इसे एसिड के साथ मिला देते हैं तो ये बेस की तरह काम करेगा और फिर से आपको यही रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड वाटर, बिल्कुल सही। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने पिछले पेज पर देखा कि ए जो ऑप्शन था कि अगर आपका ए स्टेटमेंट बी स्टेटमेंट दोनों सही है और बी आर स्टेटमेंट ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए। यहाँ पर और भी कुछ मेटल्स होते हैं जिनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह काम करते हैं। उनके नाम क्या क्या हैं? एक तो एल्यूमिनियम, टिन, लेड, बेरिलियम और जिंक। ये सभी के सभी इनके जितने ऑक्साइड्स हैं ये सभी के सभी एम्फोटेरिक की तरह काम करेंगे। तो हो सकता है आपके पेपर में किसी और के बारे में पूछा जाए तो आप इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखने में अग्न्याशय बहुत महत्वपूर्ण है यानी कि पैंक्रियाज इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड
एंड इसका रीजन क्या दिया हुआ है, इंसुलिन इज रिलीज्ड बाय द स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स लोकेटेड ऑन इट, यानी कि अग्न्याशय पर स्थित कोशिका के विशेष समूह द्वारा स्रावित होता है। बहुत दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है और ए जो है वो आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा। क्योंकि देखिए पैंक्रियाज में इनसे इंसुलिन रिलीज होता है और इंसुलिन किस में हेल्प करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो यहाँ हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और आई पीस ऑफ अ टेलीस्कोप हैज अ लार्ज अपर्चर, यानी कि एक दूरदर्शी के नेत्रिका लेंस का द्वारक बड़ा होता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। टेलीस्कोप का जो आई पीस है वो बड़ा होता है, ठीक है। बाकी हमारे छोटे माइक्रोस्कोप्स के कंपैरिजन में, जितने भी हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं उसके कंपैरिजन में टेलीस्कोप का आईपीस बड़ा होता है। आईपीस बड़ा होना यहाँ पर क्यों जरूरी है, क्योंकि आर बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा। पर देख लेते हैं क्यों होता है। आईपीस ऑफ अ टेलीस्कोप गैदर्स मोर लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, टेलीस्कोप का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ताकि हम सौरमंडल की चीजों को देख सकें, तारों को देख सकें, है ना, उनको ऑब्जर्व कर सकें, अलग अलग प्लैनेट्स को ऑब्जर्व कर सकें। तो यहाँ पर क्या जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट गैदर हो सके, ताकि हमें दूर का जो ब्राइट इमेज, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का जो ब्राइट इमेज है वो हमें क्लियरली दिख सके। तो इसका आंसर भी हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, ए। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई हो और पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं और जो मैंने आपसे सवाल पूछा है उसका आंसर ज़रूर दें। शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।